संग्रहण प्रणाली का एक विकल्प है। विविध भंडारण स्तरों को तैनात करने और प्रबंधित करने की जटिलताओं को कम करता है। होस्टिंग एनवायरनमेंट NIC क्लाउड सर्विसेज 3 अलग-अलग होस्टिंग एनवायरनमेंट तथा प्रोडक्शन, स्टेजिंग और डेवलपमेंट प्रदान करती है, ताकि PaaS और IaaS सर्विस मॉडल के लिए व्यावसायिक ज़रूरत के आधार पर आप अपने वर्चुअल मशीन VM को अलग-अलग रख सकें और उन्हें सही ढंग से प्रबंधित कर सकें। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कंप्यूटर आपात प्रक्रिया दल नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम NICCERT प्रखंड साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की नोडल शाखा है। यह NIC की अवसंरचना पर लक्षित साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के लिए संबंधित हितधारकों के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करने वाला एकल बिंदु है। कार्य: यह साइबर खतरों के विरुद्ध NIC की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए समय समय पर खतरे संबंधी खुफिया सूचना, सुरक्षा अलर्ट, टिप्स और सलाह जारी करता है। प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा आरंभ माइक्रोसॉफ्ट तथा डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI द्वारा उद्देश्य साइबर सुरक्षा के उपयुक्त क्षेत्र में इंजीनियरिंग स्नातक महिलाओं को कौशल प्रदान करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हेतु विश्वेश्वरैया PhD योजना चरण सेकंड विश्वेश्वरैया PhD स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग ESDM तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं IT या ITES के क्षेत्र में PhD धारकों की संख्या में वृद्धि करना है। अवधि 2021 से 9 वर्ष तक। लक्ष्य: 1000 पूर्णकालिक PhD उम्मीदवारों, 150 अंशकालिक PhD उम्मीदवारों और 500 यंग फैकल्टी रिसर्च फेलोशिप और 225 पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप का समर्थन करना है। लगभग 250 पूर्णकालिक PhD अध्येताओं को 6 महीने के लिए एक बार सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है, ताकि वे अपने अनुसंधान परिप्रेक्ष्य को व्यापक बनाने के लिए विदेशों में प्रयोगशालाओं का दौरा कर सकें। पात्र संस्थान: सभी IITs, NITs, IISc, IISERs, केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी डीम्ड विश्वविद्यालय आदि। 16 मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सिक्योर हिमालय: उच्च श्रेणी के हिमालयी परितंत्र की आजीविका, संरक्षण, संधारणीय इस्तेमाल और पुनरुद्धार सुनिश्चित करने संबंधी परियोजना। सिक्योर हिमालय, सिक्योरिंग लिवलीहुड कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम हिमालय प्रोजेक्ट। स्मरणीय तथ्य: उद्देश्य उच्च श्रेणी के हिमालयी परितंत्र की आजीविका, संरक्षण, संधारणीय इस्तेमाल और पुनरुद्धार सुनिश्चित करना। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। अवधि 2017 से 24। पार्टनर एजेंसी ट्रैफिक। अन्य उद्देश्य: विस्तृत उच्च हिमालयी परितंत्र में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण जैव विविधता, भूमि और वन संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना। प्रमुख विशेषताएं: वैश्विक परियोजना: यह संधारणीय विकास के लिए वन्यजीव संरक्षण और अपराध की रोकथाम पर एक वैश्विक साझेदारी वैश्विक वन्यजीव कार्यक्रम का हिस्सा है। यह वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF द्वारा वित्त पोषित है। यह वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम GSLEP में योगदान करता है। GSLEP 12 देशों की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्रों की एक संयुक्त पहल है। संधारणीय संरक्षण: यह विस्तृत उच्च हिमालयी परितंत्र में अल्पाइन चारागाहों और जंगलों के संधारणीय प्रबंधन को बढ़ावा देता है। यह एंडेंजर्ड हिम तेंदुओं और उनके पर्यावासों सहित वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित करता है। आच्छादित क्षेत्र: ट्रांस और ग्रेट हिमालयन क्षेत्रों में ऊंचाई वाले परिदृश्य, जिनमें शामिल हैं चांगथांग जम्मू और कश्मीर, लाहुल पांगी और किन्नौर हिमाचल प्रदेश, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में गंगोत्री गोविंद और दारमा व्यास घाटी, कंचनजंगा ऊपरी तीस्ता घाटी सिक्किम। मुख्य घटक: प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्रों का संरक्षण और उनका प्रभावी प्रबंधन, संधारणीय सामुदायिक आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित करना, वन्यजीव अपराध और संबंधित खतरों को कम करने के लिए प्रवर्तन, निगरानी और सहयोग बढ़ाना, ज्ञान
एडवोकेसी, संचार और सूचना प्रणाली की स्थापना। त्रिआयामी रणनीति, प्रोंज्ड स्ट्रेटजी। यह योजना निम्नलिखित रणनीतियों का अनुसरण करती है: वैकल्पिक और आजीविका के नए विकल्प प्रदान करना, वर्तमान आजीविका में वृद्धि करना, कौशल आधारित रोजगार के अवसरों का समर्थन करना। स्मरणीय तथ्य। दूसरी योजना है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC। स्मरणीय तथ्य क्या है? प्रकार केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उद्देश्य इसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और भारत के विकास पथ की पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाना। अवधि 2025 से 26 तक। कार्यान्वयन एजेंसी। इन मिशनों को संबंधित मंत्रालयों द्वारा संस्थागत किया जाता है और जलवायु परिवर्तन पर प्रबंधन मंत्री की परिषद द्वारा समन्वित किया जाता है। परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद द्वारा समन्वित किया जाता है। अन्य उद्देश्य इसके तहत देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और भारत के विकास पथ की पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाने में सक्षम बनाया जाएगा। प्रमुख विशेषताएं। पृष्ठभूमि। NAPCC 2008 से लागू है। यह उन उपायों की पहचान करता है जो जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सह लाभ प्रदान करते हुए विकास उद्देश्यों को बढ़ावा देते हैं। NAPCC के सिद्धांत। राष्ट्रीय विकास को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन, अंतिम उपयोग, मांग पक्ष प्रबंधन के लिए कुशल और लागत प्रभावी रणनीतियाँ, अनुकूलन और शमन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की तैनाती, संधारणीय विकास के लिए नए और अभिनव बाजार नियामक एवं स्वैच्छिक तंत्र, नागरिक समाज, स्थानीय सरकारी इकाइयों, LGUs और सार्वजनिक निजी भागीदारों के साथ अद्वितीय संबंध। जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन 2030 तक 280 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता हासिल करना। संबंधित ऊर्जा क्षमता और राष्ट्रीय मिशन NMEE विनियामक और नीति व्यवस्था को अनुकूल बनाकर ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को मजबूत करना। सतत प्रयास पर राष्ट्रीय मिशन। ऊर्जा दक्षता में सुधार, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट MSW का प्रबंधन और शहरी सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय जल मिशन। जल संरक्षण, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना और जल उपयोग दक्षता को 20% तक सुगम बनाना। हिमालय प्रबंधन को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSHE। पारिस्थितिक संसाधनों के प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए स्थानीय समुदायों को, विशेष रूप से पंचायतों को सशक्त बनाना। हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन NMGI। कार्बन सिंक जैसी पारितंत्र सेवाओं को बढ़ाना। इसे राज्य के वन विभागों के तहत स्थापित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से निम्नलिखित वन भूमि पर क्रियान्वित किया जाना है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA। फसलों की नई किस्मों, विशेष रूप से ताप प्रतिरोधी और वैकल्पिक फसल पैटर्न की पहचान करके भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाना। जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में वैश्विक समुदाय के साथ काम करने का प्रयास करना तथा इसके तहत जलवायु अनुसंधान कोष द्वारा समर्थित स्वयं का अनुसंधान एजेंडा भी होगा। अन्य योजनाएं और पहले। पर्यावरण संबंधी सूचना जागरूकता, क्षमता निर्माण एवं आजीविका कार्यक्रम EIACP इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लिवलीहुड प्रोग्राम EIACP। यह मिशन लाइफ के अनुरूप लागू की जा रही केंद्रीय क्षेत्र की उपयोजनाओं में से एक है। यह कार्यक्रम संपूर्ण देश में व्यक्तियों और समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने, उनका क्षमता निर्माण करने तथा संधारणीय गतिविधियों को प्रोत्साहन देने पर जोर देता है। इनमें पूर्ववर्ती पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS योजना के सर्वोत्तम कार्यात्मक पहलुओं को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। उद्देश्य एक निर्धारित समय सीमा में देश के सभी स्थानों पर अनुबंधित वार्षिक औसत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करना। लक्ष्य 2025-26 आधार वर्ष 2017 तक पार्टिकुलेट मैटर 10 PM10 के स्तर में 40% तक की कमी या राष्ट्रीय मानकों 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर को हासिल करना। कवरेज 24 राज्यों के 131 शहरों को कवर करता है। NCAP के तहत पहले वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को बढ़ाना। 100 गैर प्राप्ति वाले शहरों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना।
इनडोर वायु प्रदूषण निगरानी और प्रबंधन, राष्ट्रीय उत्सर्जन सूची, प्रौद्योगिकी आकलन सेल, तकनीकी संस्थानों का नेटवर्क, गैर प्राप्ति या शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण प्राण पोर्टल, फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों के मध्य जलवायु सुदृढ़ता निर्माण, क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्डिंग एमंग फार्मर्स थ्रू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ पराली जलाने से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों का मुकाबला करना। यह परियोजना पराली जलाने से निपटने के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NAFCC के अंतर्गत शुरू की गई है। कवरेज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। हरित कौशल विकास कार्यक्रम ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम GSDP। उद्देश्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत संधारणीय विकास के लिए तकनीकी ज्ञान और प्रतिबद्धता रखने वाले हरित कुशल श्रमिकों को विकसित करना है। परिकल्पित और विकसित इसे राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी NSDA के परामर्श से MOEF एंड CC के अंतर्गत परिकल्पित और विकसित किया गया है। इसके तहत सभी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के अनुरूप हैं। इसके तहत पर्यावरण सूचना प्रणाली एनविस हब तथा रिसोर्स पार्टनर्स RPs के व्यापक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। GSDP एनविस एक मोबाइल ऐप है जो देश के युवाओं में रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP। उद्देश्य समाज के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करते हुए सभी के लिए सतत कूलिंग, शीतलन तथा ऊष्मा से राहत प्रदान करने की व्यवस्था करना। शामिल क्षेत्रों में कूलिंग की दिशा में एक एकीकृत दिशा प्रदान करता है। कूलिंग डिमांड में कमी, रेफ्रिजरेशन ट्रांजिशन, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और 20 साल की अवधि के साथ बेहतर प्रौद्योगिकी विकल्प। इन्फोग्राफिक्स देखें। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 20 से 25% सभी क्षेत्रों में कूलिंग की मांग में कमी, 25 से 30% रेफ्रिजरेंट की मांग में कमी, 25 से 40% कूलिंग ऊर्जा आवश्यकताओं में कमी, 1 लाख 2022-23 तक सर्विसिंग सेक्टर के तकनीशियनों का प्रशिक्षण और प्रमाणन। परिवेश आपसी परामर्श, गुणकारी और पर्यावरण एकल खिड़की के माध्यम से अग्र सक्रिय और जवाबदेह सुविधा। परिवेश प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाई इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब। यह पर्यावरण मंजूरी EC, वन निकासी FC, तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ निकासी और वन्य जीव वाइल्ड लाइफ निकासी के लिए सिंगल विंडो है। आवेदन जमा करने की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करना और प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण में ऐसे प्रस्तावों की स्थिति पर नजर रखना। वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स। प्रकार यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। वित्तीय सहायता राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को यह वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे संरक्षित क्षेत्रों PAs के साथ साथ इसके बाहर भी वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा और उनका संरक्षण कर सकें। साथ ही गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति हेतु कार्यक्रमों को आयोजित भी कर सकें। योजना के घटक संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, आरक्षित रिजर्वों एवं सामुदायिक रिजर्वों को सहायता प्रदान करना, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों का संरक्षण करना, गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों एवं पर्यावासों के संरक्षण हेतु पुनरुत्थान कार्यक्रम का संचालन करना। राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन नेशनल मिशन ऑफ हिमालयन स्टडीज़ NMHS। प्रकार केंद्रीय क्षेत्र की योजना। उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र IHR में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन। फोकस राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के अनुसार स्थानीय समुदाय की आजीविका को बढ़ाना। कार्यान्वयन एजेंसी हिमालयन नॉलेज नेटवर्क HKN। विषयगत क्षेत्र कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण, खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन करना, फिजिकल कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे का विकास, जन संसाधन प्रबंधन, आजीविका विकास और रोजगार सृजन,
जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन, पर्यावरण शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण, इन्वायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग EEAT प्रकार केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना और तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। मुख्य कार्यक्रम, नेशनल ग्रीन कार्प्स NGC कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों और कॉलेजों में 1 लाख से अधिक इको क्लब बनाए गए हैं। इससे छात्रों को शिक्षित करना और पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता फैलाना आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रकृति कैंपिंग कार्यक्रम NNCP। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों के लिए देश के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों, नेचर पार्क, टाइगर रिजर्व में फील्ड विजिट, नेचर कैंप का आयोजन किया गया। लीड IT लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पहल। पृष्ठभूमि, इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व को विकार्बनीकृत करने में कठिन और ऊर्जा गहन क्षेत्रों या उद्योगों को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित होने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। प्रारंभ, भारत और स्वीडन तथा कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर समर्थन, विश्व आर्थिक मंच। लीड IT उन देशों और कंपनियों को एकत्रित करता है जो पेरिस समझौते के उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लीड IT सदस्य की अवधारणा का समर्थन करते हैं कि ऊर्जा गहन उद्योग निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्न कार्बन मार्गों पर प्रगति कर सकता है और उसे अवश्य करना चाहिए। सतत नाइट्रोजन प्रबंधन, कोलंबो घोषणा पत्र, कोलंबो डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट। नाइट्रोजन चुनौतियों पर कार्रवाई के लिए एक प्रस्तावित रोड मैप प्रस्तावित 2019 में श्रीलंका द्वारा प्रस्तावित किया गया था। समर्थन, इसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा समर्थन प्राप्त है। उद्देश्य, 2030 तक नाइट्रोजन अपशिष्ट को आधा करना। कोलंबो घोषणा पत्र को अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन प्रबंधन प्रणाली इंटरनेशनल नाइट्रोजन मैनेजमेंट सिस्टम INMS के तकनीकी समर्थन से विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि INMS संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNEP और वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल है। नगर वन योजना, नगर वन स्कीम। इसे विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। लक्ष्य, 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान देश में 400 नगर वन और 200 नगर वाटिकाओं का विकास करना। उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य शहरवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके अलावा वनों और हरित आवरण के बाहर अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है, जैव विविधता में वृद्धि करना है, शहरी और शहरों के बाहरी क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकी लाभ की दिशा में काम करना है। योजना के तहत वन या तो मौजूदा वन भूमि पर या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य खाली भूमि के अंतर्गत आएंगे। वन उद्यान स्थापित हो जाने पर उसका रखरखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यह योजना CAMPA अधिनियम या प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत पूरी तरह से वित्त पोषित है। विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुर्खियों में रही योजनाएं। भारत को जानो कार्यक्रम नो इंडिया प्रोग्राम KIP। उद्देश्य, भारत में हो रहे परिवर्तनकारी बदलावों से भारतीय प्रवासियों को परिचित कराना। यह प्रवासी युवाओं के लिए 3 सप्ताह का एक अभिविन्यास कार्यक्रम ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और यह भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं और देश द्वारा आर्थिक, औद्योगिक, शिक्षा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। योग्यता, इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा अनिवासी भारतीयों को छोड़कर शामिल हैं जिनकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच है। ये युवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक या स्नातक
के लिए नामांकित और अंग्रेजी में बोलने की क्षमता रखते हैं। वरीयता इसमें गिरमिटिया देशों मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका और जमैका के भारतीय मूल के व्यक्तियों पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को वरीयता दी जाएगी। प्रवासी कौशल विकास योजना PKVY उद्देश्य विदेशी रोजगार के अवसरों को सुगम बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चयनित क्षेत्रों और नौकरियों में विदेश में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र प्रदान करना। मंत्रालय इस योजना में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ विदेश मंत्रालय की साझेदारी है। कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC। यह अल्पकालिक कार्यक्रम है, 2 सप्ताह से 1 महीने तक है। इसमें उन्हें उपयुक्त कौशल समूह में प्रशिक्षण देना सम्मिलित है जो सांस्कृतिक अभिविन्यास के साथ साथ संचार, व्यापार, विशिष्ट ज्ञान और कौशल में आवश्यकताओं का समाधान करते हैं। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC प्रोग्राम। इस कार्यक्रम की स्थापना 1964 में की गई थी। ITEC अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के लिए सबसे पुरानी संस्थागत व्यवस्थाओं में से एक है। यह एक मांग आधारित व प्रतिक्रिया उन्मुख कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य भारत के भागीदार राष्ट्र के मध्य नवीन तकनीकी सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों की आवश्यकताओं को संबोधित करना है। यदि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC वास्तव में एक द्विपक्षीय कार्यक्रम है, परंतु इसके संसाधनों का उपयोग इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO और G77 जैसे त्रिपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के वित्तपोषण के लिए भी किया गया है। प्रत्येक वर्ष भारत में 100 से ज़्यादा प्रतिष्ठित संस्थानों में लगभग 10,000 पूर्ण रूप से वित्त पोषित व्यक्तिगत प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है। यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के विकास भागीदार प्रशासन द्वितीय प्रभाग द्वारा प्रशासित है। प्रमुख पहलें EITEC डिजिटल डिलीवरी प्लेटफॉर्म की मदद से ऑनलाइन प्रशिक्षण। ITEC कार्यकारी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए अल्पकालिक नीति केंद्रित इन पर्सन ट्रेनिंग। ITEC ऑन साइट और ITEC विशेषज्ञ भारतीय विशेषज्ञों द्वारा किए गए ऑन साइट क्षमता निर्माण कार्य। प्रोजेक्ट EVBAV ई विद्या भारती टेली एजुकेशन और आरोग्य भारती टेली मेडिसिन। प्रोजेक्ट EVBAV ई विद्या भारती टेली एजुकेशन एंड आरोग्य भारती टेली मेडिसिन। उद्देश्य अफ्रीकी देशों में को निःशुल्क टेली शिक्षा और टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करना। अगला मंत्रालय है वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। स्मरणीय तथ्य। उद्देश्य वित्तीय सेवाओं जैसे कि वाहनीय तरीके से एक बुनियादी बचत और जमा खाता, रेमिटेंस, ऋण, बीमा एवं पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना। ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपये, दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपये। फोकस प्रत्येक ऐसा वयस्क जिसका बैंक में खाता नहीं है। अन्य उद्देश्य वहनीय लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, लागत को कम करने और अधिक लोगों को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। प्रमुख विशेषताएं। पृष्ठभूमि। इसे 2014 में शुरू किया गया था। यह वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है। PMJDY के मूल सिद्धांत क्या है? बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना, बुनियादी बचत बैंक जमा BSBD खाता खोलना जिसके लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया, KYC में छूट, eKYC, कैंप मोड में खाता खोलना, जीरो बैलेंस और जीरो चार्ज शुल्क की सुविधा, वंचितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, मर्चेंट लोकेशन दुकान आदि पर नकद निकासी और भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना, साथ में 2 लाख रुपए के निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना।
प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY, बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, PMJDY के 6 स्तंभ, असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना, प्रत्येक परिवार के लिए 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ मूल बचत बैंक खाता, माइक्रो इंश्योरेंस। अपनाए गए दृष्टिकोण, खोले गए नए खाते अब बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली में ऑनलाइन खाते हैं। रुपे डेबिट कार्ड या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS के माध्यम से ऑनलाइन इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा। फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस करस्पॉन्डेंस KYC की बोझिल प्रक्रियाओं के स्थान पर सरलीकृत KYC या eKYC। रुपे कार्ड बीमा, 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए PMJDY खातों के लिए रुपे कार्ड पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में वृद्धि, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 2,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा बिना किसी शर्त के प्राप्त होगी। गौरतलब है कि योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है, लेकिन 2,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा बिना किसी शर्त के उपलब्ध है। ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष कर दी गई है। चालू या सक्रिय PMJDY खाते, RBI के दिशा निर्देश के अनुसार यदि किसी PMJDY खाते में 2 वर्ष से अधिक की अवधि तक ग्राहक कोई लेन देन नहीं करता है तो उस खाते को निष्क्रिय माना जाएगा। जनधन दर्शन ऐप, नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। यह देश में बैंक शाखाओं, ATM, बैंक मित्रों, डाकघर जैसे बैंकिंग टच पॉइंट्स का पता लगाने में सहायक है। PMJDY खाता धारक पात्र होगा। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, DBT के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY के लिए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, मुद्रा योजनाओं के लिए और अटल पेंशन योजना APY के लिए। दूसरी योजना है हमारा सुकन्या समृद्धि खाता, सुकन्या समृद्धि योजना SSY। स्मरणीय तथ्य, उद्देश्य बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना। पृष्ठभूमि, इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक भाग है। लाभार्थी, बालिका, एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाएं। सीमाएं, एक बालिका के नाम पर केवल एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। उद्देश्य, बालिकाओं के लिए एक लघु निवेश विकल्प प्रदान करना जिसका उपयोग माता पिता द्वारा लड़की की शिक्षा और विवाह के खर्चों के भुगतान आदि के लिए किया जा सकता है। प्रमुख विशेषताएं, खाता खोलना, डाकघरों और वाणिज्यिक बैंकों की अधिसूचित शाखाओं में खाता खोला जा सकता है। प्रति परिवार अधिकतम खाता, इस योजना के तहत एक बालिका के नाम पर केवल एक खाता और एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। जुड़वा या 3 बच्चों ट्रिपलेट्स के लिए छूट, प्रथम या दूसरे प्रसव में जुड़वा या 3 बच्चे ट्रिपलेट्स के जन्म की स्थिति में 2 से अधिक बालिकाओं के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है। हालांकि यदि पहले प्रसव में ही 2 से अधिक लड़कियां जन्म लेती हैं तो जुड़वा या 3 बच्चों ट्रिपलेट्स के बाद जन्मी लड़कियां सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगी। सुकन्या समृद्धि योजना, लड़कियों की शिक्षा और विवाह पर होने वाले व्यय के लिए बचत की जा सकती है। जमा राशि पर उच्च ब्याज दर प्राप्त होती है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कर छूट प्राप्त होती है। न्यूनतम जमा एक वित्त वर्ष में 250 रुपये, अधिकतम जमा एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये। पात्रता, 10 वर्ष से कम आयु की बेटियों के नाम पर समय से पहले जमा राशि निकाली जा सकती है। अकाउंट पोर्टेबिलिटी, SSY सुकन्या समृद्धि योजना खाते को भारत में कहीं भी एक डाकघर, बैंक से दूसरे डाकघर या बैंक में स्थानांतरित किया जा सकता है। ब्याज दर, जमा राशि पर ब्याज सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित दर पर की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाएगी और खाते में जमा की जाएगी। योजना की परिपक्वता, खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष बाद या जिस बालिका के नाम पर खाता खोला गया है उसकी शादी होने के पर जो भी पहले हो उस समय खाते से राशि निकाली जा सकती है। समय से पहले खाता बंद करना, खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में जब केंद्र सरकार संतुष्ट हो कि खाता जारी रखने से खाताधारक को अनुचित कठिनाई हो रही है, उस स्थिति में खाता बंद किया जा सकता है। समय से पहले निकासी, बालिका की उम्र 18 वर्ष होने पर उच्चतर शिक्षा उद्देश्यों के लिए वंचित शेष
के लिए संचित शेष राशि का 50% तक परिपक्वता से पहले निकाली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अन्य लाभ: 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका स्वयं भी खाते का संचालन कर सकती है। योजना के परिपक्वता पर बालिका को भुगतान किया जाता है। यदि खाता बंद नहीं किया जाता तो परिपक्वता के बाद भी उस पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। भारत में कहीं भी हस्तांतरणीय है। खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि पूरे होने तक खाते में राशि जमा की जा सकती है। खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज: सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के फॉर्म, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, केवाईसी पहचान, आरबीआई केवाईसी दिशा निर्देश के अनुसार, निवास प्रमाण पत्र, आरबीआई केवाईसी दिशा निर्देश के अनुसार। स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्मरणीय तथ्य: उद्देश्य प्रत्येक परिवार को सशक्त बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाना। प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र की योजना। कवर किए गए उद्यम: विनिर्माण, सेवाओं, कृषि से संबद्ध गतिविधियां या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम। कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। अन्य उद्देश्य: कम से कम एक अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, सेवाएं या व्यापार क्षेत्र या कृषि से संबद्ध गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक बैंक खाता से 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना। प्रमुख विशेषताएं: जमानत या कोलेटरल मुक्त कवरेज। जमानत मुक्त कवरेज का विस्तार करने के लिए भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड CGFSI की स्थापना की है। हालांकि सरकार योजना के तहत ऋण के लिए धन आवंटित नहीं करती है। ऋण देने वाली संस्था वाणिज्यिक मानदंडों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाएं ऋण प्रदान करती हैं। ऋण सुरक्षा: प्राथमिक सुरक्षा के अलावा बैंकों द्वारा तय किए गए CGFSI की जमानत, सुरक्षा, कोलेटरल या गारंटी द्वारा ऋण सुरक्षित किया जा सकता है। ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज दर संबंधित निर्धारित श्रेणी रेटिंग श्रेणी के लिए बैंक द्वारा प्रयोज्य न्यूनतम ब्याज दर होगी, जो आधार दर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट MCLR प्लस 3% परिपक्वता काल टेनौर प्रीमियम से अधिक नहीं होगी। ऋण भुगतान: अधिकतम 18 महीने की अधिस्थगन अवधि, मोरेटोरियम के साथ ऋण को चुकाने की अवधि 7 वर्ष है। स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर: इस योजना में संभावित उधारकर्ताओं को हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है। अर्हता और बहिष्करण: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति या कोई महिला ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना के लिए उपलब्ध ऋण। गैर व्यक्तिगत उद्यम के लिए कम से कम 51% हिस्सेदारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। उधारकर्ता किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। सिडबी और नाबार्ड कार्यालयों को स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर के रूप में नामित किया गया है, जो आवश्यक सहायता की व्यवस्था करेंगे। अन्य योजनाओं के साथ जोड़ना: यह योजना केंद्र या राज्य सरकार की योजना के साथ जोड़ने या कन्वर्जेंस का भी प्रावधान करती है। स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम। बैंक शाखा 1, 2, 3 और 4। प्रमुख जिला प्रबंधक हैं ये। और कनेक्ट सेंटर सिडबी, कनेक्ट सेंटर नाबार्ड। ग्रामीण स्वरोजगार प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान RSETIS। व्यवसायिक शिक्षा केंद्र MSME विकास संस्थान। राज्य SC/ST वित्त एवं विकास निगम एवं औद्योगिक संघ। जिला औद्योगिक केंद्र, कौशल केंद्र, महिला उद्यमी संघ। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY। स्मरणीय तथ्य: प्रकार केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उद्देश्य: यह एक बीमा पॉलिसी सह पेंशन योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है। अर्हता केवल 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय जीवन बीमा निगम। उद्देश्य क्या है? वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बाजार की अनिश्चितताओं के कारण वृद्ध व्यक्तियों की ब्याज से अर्जित आय में भविष्य में होने वाली गिरावट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। प्रमुख विशेषताएं क्या है? गारंटीकृत पेंशन। परिपक्वता पर मूलधन की वापसी के साथ 10 वर्षों के लिए पेंशन भुगतान की गारंटी। अंशदान के आधार पर 1,000 रुपये प्रति माह से लेकर 12,000 रुपये प्रति माह तक सुनिश्चित पेंशन। निवेश की सीमा: न्यूनतम सीमा 1.56 लाख रुपये, अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये। पेंशन की अधिकतम सीमा में परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे। परिवार में पेंशन भोगी उसका पति, उसकी जीवनसाथी और
आश्रित शामिल होंगे। कर संबंधी लाभ। इस योजना में मूलधन पर जीएसटी संबंधी छूट के अतिरिक्त अन्य कोई कर संबंधी लाभ शामिल नहीं है। समय से पूर्व निकासी की अनुमति। स्वयं या जीवन साथी की गंभीर या लाइलाज बीमारी के मामले में मूलधन पर 2% अर्थदंड के साथ समय से पूर्व निकासी की अनुमति है। ऋण संबंधी सुविधा। इस योजना के तहत 3 पॉलिसी वर्ष पूरे होने के उपरांत ऋण संबंधी सुविधा उपलब्ध है। इसके तहत प्रदान किए जाने वाला अधिकतम ऋण क्रय मूल्य का 75% होगा। अभिदाता सब्सक्राइबर की मृत्यु। यदि किसी निवेशकर्ता की 10 साल की अवधि के भीतर मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मूलधन वापस कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY स्मरणीय तथ्य। प्रकार केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उद्देश्य एक समावेशी, संधारणीय और मूल्य आधारित उद्यमशीलता संस्कृति का निर्माण करना। मुद्रा यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में और RBI के साथ एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में पंजीकृत है। इच्छित लाभार्थी कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास गैर कृषि क्षेत्र में आय सृजन गतिविधि के लिए व्यवसाय योजना है और जिसकी ऋण आवश्यकता 10 लाख रुपए से कम है। उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक वित्त की पहुंच सुनिश्चित करना, साथ ही अंतिम व्यक्ति जो भी वित्त प्रदान करने वाले वित्तदाताओं लास्ट माइल फाइनेंसर्स द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र के अधिकांश सूक्ष्म या लघु उद्यमों को प्रदत्त वित्त की लागत में कमी लाना। प्रमुख विशेषताएं। लाभार्थियों को ऋण। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड सूक्ष्म या लघु व्यावसायिक संस्थानों को ऋण देने में शामिल वित्तीय संस्थाओं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सहायता प्रदान करता है। इन वित्तीय संस्थाओं में वाणिज्यिक क्षेत्र या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, लघु वित्त बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज NBFC शामिल हैं। PMMY योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। RBI द्वारा बैंकों को आदेश दिया गया है कि वे संपार्श्विक प्रतिभूतियों कोलेटरल सिक्योरिटी पर जोर नहीं दें। ऋण के प्रकार। शिशु 50,000 रुपये तक, किशोर 50,000 से 5 लाख रुपये तक, तरुण 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक। मुद्रा कार्ड। डेबिट कार्ड को मुद्रा ऋण खाते के एवज में जारी किया जाता है। इस खाते से अधिक बार आहरण और ऋण लेने हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि कार्यशील पूंजी की सीमा का लागत कुशल तरीके से प्रबंधन किया जा सके और ब्याज के बोझ को न्यूनतम रखा जा सके। क्रेडिट गारंटी संपार्श्विक संबंधी मुद्दे का समाधान करने और ऋण संस्थानों को सुविधा प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट को क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स फंड CGFMU नामक एक कोष की स्थापना के साथ विस्तृत किया गया है। इस योजना का प्रबंधन राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नेशनल पेंशन सिस्टम NPS स्मरणीय तथ्य। लक्ष्य भारत के प्रत्येक नागरिक को सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त आय प्रदान करना। लाभार्थी 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग वाला भारत का कोई भी नागरिक, निवासी और अनिवासी दोनों। कवरेज सार्वजनिक, निजी और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, कार्यान्वयन एजेंसी, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA। अन्य उद्देश्य सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति पर आय प्रदान करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने की आदत विकसित करना। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। कवरेज 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुई केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सशस्त्र बलों को छोड़कर पर अनिवार्य रूप से लागू होगी। पश्चिम बंगाल में छोड़कर अन्य सभी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए NPS को अपनाया है। योगदान व्यक्ति अपने सेवानिवृत्ति खाते में योगदान करते हैं और नियोक्ता भी उस खाते में सह योगदान कर सकते हैं। कोई व्यक्ति NPS के तहत केवल एक ही खाता खोल सकता है, हालांकि वह व्यक्ति अटल पेंशन योजना में दूसरा खाता खोल सकता है। 2 प्रकार के खाते। खाते का प्रकार और विशेषता। टियर 1 खाता गैर निकासी खाता या सेवानिवृत्ति के लिए बचत के उद्देश्य से खोला गया खाता है। टियर 2 खाता यह एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है
इसका लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास टियर 1 खाता है। सब्सक्राइबर कभी भी अपने इस खाते की से बचत की राशि को निकाल सकता है। इस खाते पर कोई कर लाभ नहीं मिलता है। मार्केट लिंक्ड रिटर्न, सेवानिवृत्ति की अवधि तक जमा किए गए योगदान पर मार्केट लिंक्ड रिटर्न प्राप्त होता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर PRAN, इसके तहत एक विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या PRAN प्रान आवंटित की जाती है। यह पोर्टेबल होती है और इसका इस्तेमाल भारत में किसी भी स्थान से किया जा सकता है। आंशिक निकासी निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। NPS में शामिल होने की तिथि से कम 3 वर्ष बाद की निकासी की जा सकती है, किंतु कौशल विकास, रीस्किलिंग या किसी अन्य स्व विकास जैसी गतिविधियों के लिए इससे पूर्व भी निकासी की अनुमति है। सब्सक्रिप्शन की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम 3 बार निकासी की जा सकती है। स्वास्थ्य, विवाह, घर और शिक्षा जैसी अनिवार्यताओं के लिए अंशदान के 25% तक की निकासी की जा सकती है। NPS सब्सक्राइबर्स को 3 फंड ऑफर करता है: इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियाँ। प्रीमेच्योर एग्जिट, 10 वर्ष पूरे होने के बाद ही एग्जिट कर सकते हैं। यदि कुल संचित निधि 1 लाख या इससे कम हो तो पूर्ण राशि की निकासी की जा सकती है। 1 लाख से अधिक हो तो संचित निधि का केवल 20% एक मुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है। संचित निधि का 80% एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करने वाली एन्युटी की खरीद के लिए उपयोग करना होता है। 60 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर योजना से प्राप्त होने वाले लाभ, संचित पेंशन निधि का न्यूनतम 40% मासिक एन्युटी या पेंशन के लिए उपयोग किया जाता है। संचित पेंशन निधि का शेष 60% सब्सक्राइबर्स को एक मुश्त भुगतान किया जाता है। कर लाभ, NPS के तहत किया गया निवेश EEE के रूप में है। योजना में शामिल होने, निवेश और परिपक्वता पर कर में छूट। NPS टियर 1 में कर्मचारी का स्वयं का अंशदान निम्नलिखित के लिए पात्र है। IT अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की कर कटौती उपलब्ध है। IT अधिनियम की धारा 80CCD1 के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ प्राप्त हो सकता है। निकासी, NPS टियर 1 से सब्सक्राइबर द्वारा किए गए योगदान के 25% तक की अंतरिम या आंशिक निकासी कर मुक्त है। सेवानिवृत्ति के समय NPS टियर 1 से कुल पेंशन निधि के 60% तक की एकमुश्त निकासी पर कर छूट प्राप्त है। एन्युटी के लिए उपयोग की गई राशि का न्यूनतम 40% भी कर मुक्त है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम GMS, इसमें तथ्य क्या है? उद्देश्य, देश में अप्रयुक्त स्वर्ण को एकत्रित करना और उसे उत्पादक उपयोग में लाना। लाभार्थी, चैरिटेबल संस्थान, व्यक्ति और संयुक्त जमाकर्ता। कराधान लाभ, GMS के तहत अर्जित आय, पूंजीगत लाभ कर, संपत्ति कर और आयकर से मुक्त है। जमा की जाने वाली मात्रा की सीमा न्यूनतम 10 ग्राम रॉ गोल्ड। अन्य उद्देश्य क्या है? परिवारों और संस्थानों के पास उपलब्ध स्वर्ण को एकत्रित करके उसे उत्पादक उपयोग में लाना। स्वर्ण की आयात पर देश की निर्भरता को कम करना। देश में रत्न और आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती गोल्ड डिपॉजिट स्कीम और गोल्ड मेटल लोन स्कीम को संशोधित तथा परस्पर संबद्ध करते हुए इसमें शामिल किया गया है। योग्यता, निवासी भारतीय, व्यक्तिगत, हिंदू, अविभाजित परिवार या HUFs, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म आदि इस योजना के तहत स्वर्ण जमा कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पात्र जमाकर्ताओं को संयुक्त रूप से जमा करने की अनुमति दी गई है। जमा की जाने वाली मात्रा की सीमा न्यूनतम 10 ग्राम कच्चा स्वर्ण, स्वर्ण के बिस्किट, सिक्के, आभूषण, रत्न और अन्य धातुओं को छोड़कर। अधिकतम कोई सीमा नहीं। अवधि, अल्पावधि बैंक जमा, शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट STBD, मध्यम अवधि की सरकारी जमा, मीडियम टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट MTGD, दीर्घावधि की सरकारी जमा, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डिपॉजिट LTGD। जमाएं
बैंक की ऑन बैलेंस शीट संबंधी देयता केंद्र सरकार की ओर से बैंकों द्वारा जमा स्वीकार किए जाते हैं। अवधि 1 से 3 वर्ष, 5 से 7 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। लॉक इन पीरियड अल्पावधि के लिए 1 वर्ष, मध्यम अवधि की सरकारी जमा के लिए 5 से 3 वर्ष, दीर्घावधि की सरकारी जमा के लिए 5 वर्ष है ये लॉक इन पीरियड। निवेश पर लाभ ROI जमा के समय स्वर्ण की कीमत के आधार पर जैसा बैंक द्वारा निर्धारित किया जाए 2.25% वार्षिक, 2.50% वार्षिक। मूल्य निर्धारण मूलधन ग्राहक के विवेक के आधार पर स्वर्ण या नकद ब्याज स्वर्ण, मूलधन नकद ब्याज नकद। तो अल्पावधि बैंक जमा में ब्याज स्वर्ण के रूप में मिलता है, मध्यम अवधि और दीर्घावधि में ब्याज नकद के रूप में मिलता है और मूलधन भी नकद के रूप में होता है। नोट, रत्न और आभूषण क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रक में से एक है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 7% है। साथ ही देश के कुल पण्य निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 10 से 12% है। अन्य योजनाएं या विविध पहलें, अदर स्कीम्स या मिसलेनियस इनिशिएटिव्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम SGB। SGBs स्वर्ण को ग्राम में निरूपित करने वाली सरकारी प्रतिभूतियां हैं। ये भौतिक रूप में स्वर्ण खरीदने का एक विकल्प है। निवेशकों को निर्गम मूल्य का भुगतान नकद में करना होता है और परिपक्वता पर बॉन्ड को नकद में भुनाया जाएगा। अर्जित ब्याज निवेशकों को अंकित मूल्य नॉमिनल वैल्यू पर अर्धवार्षिक रूप से 2.5% प्रतिवर्ष की निश्चित दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक RBI इस बॉन्ड को जारी करता है। पात्रता, भारत में रहने वाले व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, HUF ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थान। नो योर कस्टमर KYC मानदंड, प्रत्येक आवेदक के साथ पैन नंबर होना अनिवार्य है। अवधि, बॉन्ड की अवधि 8 वर्ष है। बॉन्ड के 0 होने की तिथि से 5 वर्ष के बाद इसके पूर्व नकदीकरण मोचन की अनुमति दी जाती है। कर लाभ, बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य है। किसी व्यक्ति को SGBs के मोचन से प्राप्त पूंजीगत लाभ को कर से छूट प्रदान की गई है। एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले निवेश की सीमाएं, न्यूनतम 1 ग्राम, अधिकतम किसी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार HUF के लिए 4 किलोग्राम तथा ट्रस्टों और अन्य समान संस्थाओं के लिए 20 ग्राम। संयुक्त धारिता के मामले में सीमा प्रथम आवेदक पर लागू होती है। SGBs बेचने वाली अधिकृत एजेंसियां बॉन्ड को राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित निजी बैंक, अनुसूचित विदेशी बैंक, नामित डाकघर, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SHCIL के कार्यालयों या शाखाओं के माध्यम से बेचा जाता है। बीमा योजनाएं, इंश्योरेंस स्कीम्स। ब्यौरा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। प्रकार, केंद्रीय क्षेत्र की योजना। प्रकृति, जीवन बीमा योजना, 55 वर्ष की आयु तक जीवन बीमा, दुर्घटनाओं के लिए बीमा। पात्रता, 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों NRI सहित के लिए उपलब्ध है। 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के नागरिकों NRI सहित के लिए उपलब्ध है। कवर किया गया जोखिम, नामांकन के पहले 45 दिन के बाद किसी भी कारण से मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु और दिव्यांगता। कवरेज 2 लाख रुपए सावधि जमा, वर्ष दर वर्ष नवीकरणीय। आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता के लिए 2 लाख रुपए, आंशिक स्थायी दिव्यांगता के लिए 1 लाख रुपए। शर्तें, एक बैंक या डाकघर खाता और प्रीमियम के ऑटो डेबिट को सक्षम करने के लिए सहमति। लागू करने वाली एजेंसी जीवन बीमा निगम, अन्य सभी जीवन बीमा करता, सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां PSGICs। प्रीमियम दर क्या है? 436 रुपये वार्षिक, इसमें 20 रुपये वार्षिक। अन्य योजनाएं देखते हैं। अटल पेंशन योजना APY। उद्देश्य, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना। प्रकार, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन
निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA। पात्रता: अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक शामिल हो सकते हैं। लाभ: 60 वर्ष की आयु में 1000 या इसके गुणक के रूप में 5000 रुपये तक की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी है। यह मात्रा योगदान के आधार पर निर्धारित की जाएगी। स्वैच्छिक बाहर निकलना: सब्सक्राइबर कुछ शर्तों के साथ योजना से बाहर निकल सकता है। सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर, समय से पूर्व मृत्यु होने पर 60 वर्ष की अवधि से पहले उसका पति पत्नी APY खाते में योगदान को जारी रख सकता है या सकती है। 60 वर्ष की अवधि के बाद मृत्यु होने पर पति या पत्नी को पेंशन दी जाएगी। यदि पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो संचित पेंशन निधि नामित व्यक्ति नॉमिनी को दी जाएगी। संचित पेंशन निधि दी जाएगी, पेंशन नहीं, पेंशन निधि। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC योजना की घोषणा 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और लड़कियों सहित महिलाओं को सशक्त बनाना है। योजना की मुख्य विशेषताएं: महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC को मार्च 2025 से 2 साल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत 7.5% की निश्चित तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रदान की जाएगी। MSSC खाता धारक खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, लेकिन खाते की परिपक्वता से पहले एक बार में पात्र शेष राशि का अधिकतम 40% तक निकाल सकती हैं। इसके तहत निवेश की जाने वाली न्यूनतम धनराशि 1000 रुपये है तथा 100 रुपये के गुणक में कोई भी राशि निवेशित की जा सकती है। इसमें अधिकतम निवेश की सीमा 2 लाख रुपये है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों या उद्योगों के नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करना और उन्हें अधिक श्रमिकों को नियोजित करने के लिए प्रोत्साहित करना। पात्रता: इसमें EPFO के तहत पंजीकरण प्रत्येक संस्थान और अक्टूबर 2020 से जून 2021 के बीच नियुक्त उनके नए कर्मचारी 15,000 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन अर्जित करने वाले या मार्च 2020 से सितंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले शामिल हो सकते हैं। भर्ती को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन: इसके तहत केंद्र द्वारा 2 वर्षों के लिए EPFO पंजीकृत संस्थानों के कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के भविष्य निधि के देय हिस्से प्रत्येक के वेतन का 12% का या केवल कर्मचारियों के हिस्से का भुगतान किया जाएगा। इसका निर्धारण संस्थानों की रोजगार शक्ति के आधार पर किया जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना, व्यवहार्य अंतराल वित्त पोषण, वायबिलिटी गैप फंड, स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू PPP इन इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF स्कीम। उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से शुरू की गई अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार बनाने हेतु एक मुफ्त या विलंबित अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना। अवधि 2024 से 25 तक। उपयोजना: 1. अपशिष्ट जल उपचार, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पात्र परियोजना में कम से कम 100% संचालन लागत पुनः प्राप्त रिकवर होनी चाहिए। केंद्र सरकार VGF के तहत कुल परियोजना लागत का अधिकतम 30% उपलब्ध कराएगी तथा राज्य सरकार या प्रायोजक केंद्रीय मंत्रालय सांविधिक निकाय कुल परियोजना लागत का 30% अतिरिक्त के रूप में उपलब्ध करा सकती है। उपयोजना 2 क्या है? यह निरूपण या सामाजिक क्षेत्रों की परियोजना की प्रायोगिक परियोजनाओं को सहायता देगी तथा ये परियोजनाएं स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से हो सकती हैं। पात्र परियोजनाओं में कम से कम 50% संचालन लागत पुनः प्राप्त होनी चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर पहले 5 वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का 80% हिस्सा तथा संचालन एवं रखरखाव O&M लागत का
50% हिस्सा उपलब्ध कराएंगी। केंद्र सरकार इस परियोजना में कुल परियोजना लागत का अधिकतम 40% हिस्सा उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा यह पहले 5 वर्षों में वाणिज्यिक संचालन के लिए परियोजना की संचालन लागत का अधिकतम 25% भी उपलब्ध करा सकती है। पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस योजना 2023-24 के बजट में घोषित के तहत राज्य सरकारों को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1.3 लाख करोड़ रुपए की अधिकतम राशि तक 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विशेष सहायता प्राप्त होगी। पूंजी निवेश या व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना पहली बार वित्त मंत्रालय द्वारा 2020-21 में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर शुरू की गई थी। इस योजना के निम्नलिखित 8 भाग हैं। 15वें वित्त आयोग की घोषणा के अनुसार केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नगर पालिका बॉन्ड्स और उन्हें जारी करने के लिए इन बॉन्ड्स को ऋण योग्य बनाने हेतु शहरी स्थानीय निकायों अर्बन लोकल बॉडीज़ में वित्तीय सुधार किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में पुलिस थानों के ऊपर या उसके हिस्से के रूप में पुलिसकर्मियों के लिए आवास उपलब्ध कराए गए हैं। पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल अवसंरचना के साथ साथ बच्चों और किशोरों के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए वित्त को समय पर जारी करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। पुराने वाहनों को हटाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। शहरी नियोजन में सुधार किया जा रहा है। यूनिटी मॉल का निर्माण किया जा रहा है। किफ़ायती और मध्यम आय वर्गीय आवास हेतु विशेष विंडो स्वामी कोष स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्वामी फंड। स्वामी कोष के तहत बेंगलुरु की पहली परियोजना पूरी हो गई है। इस परियोजना के तहत लगभग 3000 परिवारों को किफ़ायती दर पर किफ़ायती घर उपलब्ध कराए गए हैं। यह एक सामाजिक प्रभाव कोष है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसे विशेष रूप से दबावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह कोष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और इसका प्रबंधन SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड कर रहा है। स्वामी कोष का उद्देश्य दबावग्रस्त ब्राउनफील्ड और रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण रेरा द्वारा पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्त पोषण प्रदान करना है। ई अपील्स स्कीम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने ई अपील्स योजना 2023 अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य आयकर आयुक्तों के स्तर पर लंबित अपीलों को कम करना है। ई अपील्स योजना के बारे में पीड़ित कर निर्धारिती असेसी संयुक्त आयुक्त अपील की रैंक से नीचे के कर निर्धारण अधिकारी असेसिंग ऑफिसर द्वारा पारित कुछ आदेशों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। कर निर्धारिती यह अपील संयुक्त आयुक्त अपील के समक्ष कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि अपीलकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध कर सकता है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोन के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। 19वां है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY। इस वर्णित तथ्य क्या है? उद्देश्य भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र के संधारणीय एवं उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना। प्रकार केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना। दृष्टिकोण जहाँ तक संभव हो क्लस्टर या क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक। उद्देश्य मत्स्य पालन की क्षमता का बेहतर तरीके से दोहन करना, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना, फसल कटाई के बाद की अवधि में प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार करना, मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, सुदृढ़ मत्स्य पालन प्रबंधन और विनियामकीय फ्रेमवर्क का निर्माण करना, मछुआरों और मत्स्य पालन करने वाले किसानों की आय दोगुना करना और रोजगार पैदा करना। प्रमुख विशेषताएं फोकस
उत्पादन से लेकर उपभोग तक विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला और मत्स्य पालन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना। पीएमएमएसवाई के कुल निवेश का 42% मत्स्य पालन की अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के निर्माण और अपग्रेडेशन के लिए निर्धारित किया गया है। इसके तहत फोकस क्षेत्रों में फिश हार्बर और लैंडिंग केंद्र, पोस्ट हार्वेस्ट और कोल्ड चेन अवसंरचना, मछली बाजार और विपणन अवसंरचना, एकीकृत आधुनिक मछली पकड़ने वाले तटीय गांव और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास करना शामिल है। स्वच्छ सागर योजना, इसके तहत प्रमुख गतिविधियों में शामिल है जैव शौचालय को बढ़ावा देना, मछुआरों की जहाज़ों के लिए बीमा कवरेज, मत्स्य पालन प्रबंधन योजनाएं, ई ट्रेडिंग या मार्केटिंग, मछुआरों और संसाधनों का सर्वेक्षण और राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी आधारित डेटाबेस का निर्माण करना। पीएमएमएसवाई के उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन करना, कृषि जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन में मत्स्य क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन जीवीए का योगदान बढ़ाकर 9% करना, निर्यात आय को दोगुना करके लगभग 1 लाख करोड़ रुपए करना, हार्वेस्टिंग के बाद होने वाले नुकसान को घटाकर लगभग 10% वर्तमान में 25% करना, मछुआरों और मछली पालकों की आय दोगुनी करना। ब्रूड बैंकों का राष्ट्रीय नेटवर्क मुख्य रूप से गुणवत्तापूर्ण ब्रूड मछली के स्रोत चयन, पालन पोषण और रखरखाव के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में विशिष्ट या बहु प्रजातीय ब्रूडों बैंकों की स्थापना करना। एकीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क, यह नेटवर्क बीमारियों, एंटीबायोटिक दवाओं और अवशेष संबंधी समस्याओं, जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन के समाधान पर केंद्रित है। एक्वा पार्क, इन्हें एक ही छत के नीचे सुनिश्चित, किफ़ायती, गुणवत्तापूर्ण इनपुट आदि के साथ वन स्टॉप पार्क के रूप में मत्स्य पालन और जलीय कृषि गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। केंद्र प्रायोजित घटक के लिए फंडिंग पैटर्न, केंद्र और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के बीच फंड की हिस्सेदारी 90:10 होगी, जबकि केंद्र और अन्य राज्यों के लिए यह हिस्सेदारी 60:40 होगी। प्रमुख पहलें, मत्स्य संपदा जागृति अभियान, पूरे भारत में पहुंच बढ़ाने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। रिवर रैंचिंग प्रोग्राम, इसे भूमि और जल के विस्तार, गहनता के जरिए मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम NSPAAD चरण 2, यह कार्यक्रम जलीय रोगों के प्रसार का शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है। पेनियस इंडिकस, भारतीय सफ़ेद झींगा का आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम चरण 1, इसका उद्देश्य झींगा प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय आनुवंशिक सुधार सुविधा स्थापित करना है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY, इसमें तथ्य क्या है? उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र बनाना और मात्स्यिकी आधारित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समर्थन देना। प्रकार यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। उप योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। योजना की अवधि वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक। अन्य उद्देश्य असंगठित मात्स्यिकी क्षेत्र का क्रमिक औपचारीकरण करना, मात्स्यिकी क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बैंक और वित्तीय संस्थानों से वित्त या ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना, जलीय कृषि एक्वाकल्चर बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को एक मुफ्त प्रोत्साहन प्रदान करना, मात्स्यिकी क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला की दक्षता में सुधार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? लाभार्थी, लक्षित लाभार्थी मछुआरे, मत्स्य जलीय कृषि कृषक, मत्स्य श्रमिक, मछली विक्रेता या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो सीधे मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला में लगा हुआ है। स्वामित्व फर्म्स, साझेदारी फर्म्स के रूप में सूक्ष्म और लघु उद्यम, भारत में पंजीकृत कंपनियां, सोसाइटी, समिति, देयता भागीदारी, LLPs, सहकारी समितियां, फेडरेशन, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, किसान उत्पादक संगठनों FPOs और मत्स्य FPOs, ग्राम स्तरीय संगठन। मात्स्यिकी और जलीय कृषि मूल्य श्रृंखला से जुड़े स्टार्टअप्स, कोई अन्य लाभार्थी जिन्हें मत्स्य पालन विभाग द्वारा शामिल किया जाता है। वित्त पोषण, कुल
परिव्यय 6,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से 50% वित्त पोषण सार्वजनिक वित्त द्वारा प्राप्त होगा। इसमें विश्व बैंक और AFD फ्रांसीसी विकास एजेंसी द्वारा बाहरी वित्त पोषण भी शामिल है। 50% का योगदान निजी क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा। योजना के घटक कार्यान्वयन रणनीति। घटक 1A मात्स्यिकी क्षेत्र को औपचारिक गतिविधि बनाना तथा मात्स्यिकी से संबंधित लघु और लघु उद्यमों को समर्थन प्रदान करना। इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय मात्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP बनाया जाएगा और सभी हितधारकों को इस पर पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। NFDP वित्तीय प्रोत्साहन के वितरण सहित कई अन्य कार्य करेगा। घटक 1B जलीय कृषि एक्वाकल्चर बीमा को अपनाने में मदद करना। इस योजना के तहत उपयुक्त बीमा उत्पाद तैयार किए जाएंगे और कम से कम 1 लाख हेक्टेयर जलीय कृषि फार्म्स को कवर किया जाएगा। घटक 2 में क्या है? मात्स्यिकी क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला दक्षता में सुधार के लिए सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना। घटक 3 में है मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के संरक्षण व गुणवत्ता आश्वासन संबंधी प्रणालियों को अपनाना तथा उनका विस्तार करना। घटक 4 में है परियोजना प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्टिंग। इस योजना के तहत परियोजना गतिविधियों के प्रबंधन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ PMUs स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। घटक 1B के तहत बीमा प्रावधान विस्तार। केवल एक फसल चक्र के लिए बीमा खरीदने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। वंचित समूहों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन। SC, ST और महिला लाभार्थी अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। लघु कृषि क्षेत्र खेतों के लिए प्रोत्साहन। 4 हेक्टेयर तक के कृषि क्षेत्र वाले किसानों को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। प्रोत्साहन दर प्रीमियम लागत का 40%, अधिकतम 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति किसान। अधिकतम प्रोत्साहन 1 लाख रुपये। गहन जलीय कृषि के लिए प्रोत्साहन। खेतों के अलावा जलीय कृषि के गहन रूप जैसे कि केज कल्चर, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम RAS, बायोफ्लॉक रेसवे जैसे फार्म्स को छोड़कर अन्य गहन जलीय कृषि को प्रोत्साहन। प्रोत्साहन दर प्रीमियम लागत दर का 40%, अधिकतम 1 लाख रुपये। अधिकतम यूनिट साइज पात्रता 1800 मीटर क्यूब। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF। इसमें तथ्य क्या है? उद्देश्य दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधता बढ़ाने में मदद करना। प्रकार है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। वित्तीय सहायता पात्र संस्थाओं को सावधि ऋण टर्म लोन प्रदान किया जाता है। अवधि 2025 से 26 तक। अन्य उद्देश्य दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने और उत्पाद विविधीकरण में मदद करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र के दूध और मांस उत्पादकों की दूध और मांस के संगठित बाजारों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित करना। उत्पादकों को अधिक लाभकारी कीमत प्रदान करना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। उद्यमिता का विकास और रोजगार पैदा करना और दूध और मांस क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा देना। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और मुर्गी पालन को सस्ती कीमतों पर संतुलित राशन उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्तापूर्ण केंद्रित पशु आहार उपलब्ध कराना। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पृष्ठभूमि आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से AHIDF की स्थापना की घोषणा की गई है। पात्र संस्थाएं या पात्र उधारकर्ता उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन FPO, निजी कंपनियां, कंपनी अधिनियम की धारा 8 की गठित कंपनियां, डेयरी सहकारी समितियां, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME। पात्र परियोजनाएं ऋण प्रदान किया जाता है। डेयरी प्रोसेसिंग हेतु, मूल्य वर्धित डेयरी उत्पाद विनिर्माण हेतु, पशु आहार विनिर्माण इकाइयों और मौजूदा इकाइयों को अपग्रेड करने हेतु, नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म हेतु, पशु वैक्सीन और औषधि उत्पाद सुविधाओं की स्थापना हेतु, पशु अपशिष्ट से
धन प्रबंधन, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन हेतु। हाल ही में इस योजना को 29,610.25 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (IDF) के तहत कार्यान्वित करने के लिए पुनर्गठित किया गया है। ऋण की मात्रा: व्यवहार्य परियोजनाएं प्रस्तुत करने पर परियोजना AHIDF के तहत अनुमानित या वास्तविक परियोजना लागत के 90% तक ऋण के लिए पात्र होंगी। ऋण अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीय सहकारी निगम, NCDC, नाबार्ड और NDDB द्वारा प्रदान किया जाता है। लाभार्थी द्वारा अंशदान: सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के लिए 10%, मध्यम उद्यमों के लिए 15% तक, अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 25% तक। ब्याज में छूट: इस वित्त पोषण सुविधा के तहत ऋण पर प्रतिवर्ष 3% ब्याज की दर से छूट दी जाती है। पहले वर्ष में पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD बैंकों को अग्रिम रूप से 3% की दर से ब्याज सहायता प्रदान करेगा और बाद में प्रत्येक वर्ष बैंक द्वारा मांग होने पर प्रत्येक लाभार्थी को बकाया राशि पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। ऋण पुनर्भुगतान की अवधि: अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि ऋण वितरण की तारीख से 8 वर्ष शुरुआत में या 10 वर्ष थी से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें मूलधन की पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की रियायत मोरेटोरियम भी शामिल है। जमानत सिक्योरिटी: बैंकों के वित्त से निर्मित परिसंपत्तियों को गिरवी रखने, भूमि और भवन को गिरवी रखने जिससे कि ऋण सुविधाएं दी गई हैं। बैंक की नीति दिशा निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियां आदि गिरवी रखना, प्रोपराइटर की व्यक्तिगत गारंटी या फर्म के साझेदार आदि। AHIDF का क्रेडिट गारंटी फंड भारत सरकार MSME और डेयरी सहकारी समितियों को सावधि ऋण के 25% तक क्रेडिट गारंटी भी प्रदान करेगी। 750 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित किया गया है, जिसका प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया का आसान बनाना: आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है। ऑनलाइन पोर्टल www.ahidf.udyamimiत्र.in। अन्य योजना के साथ तालमेल कन्वर्जेंस: इस योजना में अन्य मंत्रालयों या राज्य स्तरीय योजनाओं की पूंजी सब्सिडी योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। उपलब्धि: यह योजना डेयरी, मांस और पशु चारा क्षेत्र में प्रसंस्करण क्षमता को 2 से 4% तक बढ़ाने में सफल रही है। चौथा है नीली क्रांति, समेकित मत्स्यिकी विकास और प्रबंधन, ब्लू रेवोल्यूशन, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज। इसमें तथ्य प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। लक्ष्य: अंतर क्षेत्रीय और समुद्री दोनों क्षेत्रों में जल कृषि, एक्वाकल्चर व मत्स्यिकी संसाधनों से उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाना। कवरेज: पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी राज्य। कमजोर वर्गों को समर्थन: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं तथा उनके सहकारी संस्थाओं को मत्स्य और मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियों को अपनाने में सहायता करना। अन्य उद्देश्य: उत्तरदायी और संधारणीय तरीकों से समग्र मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना, मत्स्य पालन का आधुनिकीकरण करना तथा खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, रोजगार और निर्यात से आय सृजित करना तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करना। प्रमुख विशेषताएं: विजन: नीली क्रांति का मिशन देश मछुआरों तथा मत्स्य कृषकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है। वित्तीय सहायता: इसके तहत मत्स्य पालन और जल कृषि क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही मत्स्य उत्पादन और उससे संबंधित सभी गतिविधियों को भी सहायता दी जाएगी। इन गतिविधियों में मत्स्य ब्रूड बैंक, हैचरीज, तालाबों का निर्माण आदि शामिल है। मिशन फिंगरलिंग: देश में मत्स्य फिंगरलिंग, नवजात या छोटी मछली, झींगे और केकड़े के लार्वा की निश्चित स्तर तक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हैचरी और फिंगरलिंग पालन पोषण तालाबों की स्थापना की सुविधा प्रदान करना। मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष FIDF, इसकी स्थापना 7,522.48 करोड़ रुपए की कुल निधि के साथ की गई थी। केंद्र सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र के अवसंरचना के विकास के लिए नोडल ऋण संस्थाओं द्वारा रियायती वित्त प्रदान करने हेतु 3% प्रति वर्ष तक ब्याज अनुदान प्रदान करती है। अवधि:
2025 से 26। योजना के घटक राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB, अंतर्देशीय मत्स्यन और जलीय कृषि का विकास करना, समुद्री मत्स्यन अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्टिंग परिचालन का विकास करना, मछुआरों के कल्याण पर राष्ट्रीय योजना, निगरानी, नियंत्रण और निरीक्षण तथा अन्य आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप करना, मत्स्यन क्षेत्रक के लिए संस्थागत व्यवस्था, मत्स्यन क्षेत्रक से जुड़े डेटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली को मजबूत करना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM। स्मरणीय तथ्य: लक्ष्य क्या है? स्वदेशी गोजातीय नस्लों का विकास और संरक्षण। किसकी उपयोजना है? राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना। प्रमुख लाभार्थी लघु एवं सीमांत किसान, विशेष रूप से महिलाएं। अवधि 2021 से 22 से 2025-26 तक। उद्देश्य: अन्य उद्देश्य क्या हैं? उन्नत तकनीकों का उपयोग करके एक संधारणीय तरीके से गोवंश की उत्पादकता में वृद्धि करना, प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों की नस्ल के उपयोग को बढ़ावा देना, प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करके और किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करके कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना, वैज्ञानिक और सर्वांगीण तरीके से देसी गोवंशीय पशुओं एवं भैंसों के पालन व संरक्षण को बढ़ावा देना। प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख घटक: उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले जर्म प्लाज्म की उपलब्धता, बुल प्रोडक्शन प्रोग्राम, वीर्य स्टेशनों को समर्थन देना, IVF प्रौद्योगिकी को लागू करना, नस्ल गुणन फार्म, AI कवरेज का विस्तार करना, ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय AI तकनीकों की स्थापना MAITRIS करना, राष्ट्रव्यापी AI कार्यक्रम NAIP, सिक्स सार्टेड सीमेन का उपयोग करना, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन लाइव स्टैक का कार्यान्वयन करना, स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना, गौशालाओं, गौसदनों और पिंजरपोलों को सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का संचालन करना। फंडिंग पैटर्न: भाग लेने वाले किसानों को प्रति इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF गर्भावस्था के लिए 5,000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। सिक्स सार्टेड सीमेन को बढ़ावा देने के लिए नस्ल गुणन फार्म, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की स्थापना हेतु 50% तक अनुदान दिया जाएगा। अन्य घटकों के लिए 100% अनुदान सहायता दी जाएगी। कौशल विकास: पेशेवरों को IVF तकनीकी और अन्य उन्नत प्रजनन तकनीकों में प्रशिक्षित करना, इसके अलावा AI तकनीशियनों या पेशेवरों आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और किसानों को जागरूक करना। इस योजना के तहत किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रजनन शिविर आदि का प्रायोजन किया जाता है। साथ ही किसानों, सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियनों, डेयरी सहकारी समितियों आदि को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मवेशियों और भैंस के विकास से संबंधित अन्य गतिविधियाँ: मवेशी और भैंस के विकास के लिए गोजातीय प्रजनन और अन्य संबंधित गतिविधियों के अनुसंधान, विकास तथा नवाचार करना। निधियाँ सीधे कार्यान्वयन एजेंसियाँ IAs को जारी की जाती हैं। राज्यवार रैंकिंग: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अच्छे प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देने के लिए राज्यवार रैंकिंग प्रदान की जाती है। भागीदारी निगरानी: पंचायती राज संस्थाओं को निगरानी के लिए समेकित किया गया है। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम NAIP, कम लागत वाले ब्रीडिंग तरीकों का उपयोग करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गोवंश की सभी नस्लों को शामिल करने वाला एक अभियान मोड आनुवंशिक उन्नयन कार्यक्रम है। कृत्रिम गर्भाधान के तहत आने वाली प्रत्येक गाय या भैंस को टैग किया जाता है और उन्हें पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क INAPH डेटाबेस के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। कार्यान्वयन एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर
तो केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल फ्रोजन सीमेंट प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मवेशी प्रजनन फार्म, सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, भारतीय कृषि विकास परिषद ICAR और इसके संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय या सरकारी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, राज्य स्तर पर पशुधन विकास बोर्ड और दुग्ध संघ। 19 छठी योजना है अन्य योजनाएं या विविध पहलें। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP, उद्देश्य पशुओं, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सूअरों की 100% आबादी का टीकाकरण करके खुरपका एवं मुंहपका रोग, फुट एंड माउथ डिजीज FMD तथा ब्रुसेलोसिस का नियंत्रण करना। लक्ष्य टीकाकरण करके FMD को 2025 तक नियंत्रित करना और अंततः 2030 तक उन्मूलन करना। खुरपका और मुंहपका रोग FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका फटे खुर वाले पशुओं जैसे मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर आदि में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक वायरल वैस्कुलर रोग है। इसके कारण दुग्ध उत्पादन में कमी, विकास दर में कमी, बांझपन, बैलों की कार्य क्षमता में कमी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके व्यापार पर प्रतिबंध लग जाता है। ब्रुसेलोसिस, बैक्टीरिया ब्रुसेला एबोरटस के कारण मवेशियों और भैंसों का एक प्रजनन रोग है। बुखार, गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात, बांझपन, गाभिन अवस्था में देरी, बाधित स्तनपान के परिणामस्वरूप बछड़ों की मौत, मांस और दूध के उत्पादन में कमी इस रोग के लक्षण हैं। भारत में स्थानिक और हाल के दिनों में इसमें वृद्धि होती प्रतीत हो रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना, लक्ष्य दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और संगठित दुग्ध खरीद की हिस्सेदारी को बढ़ाना। अवधि 2021-22 से 2025-26 तक। योजना के 2 घटक हैं। घटक का गुणवत्तापूर्ण दुग्ध जांच उपकरणों के लिए अवसंरचना का निर्माण या उनका सुदृढ़ीकरण करना, साथ ही सहकारी संस्थाओं या स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित निजी डेयरी दुग्ध उत्पादक कंपनियों या किसान उत्पादन संगठनों के लिए प्राथमिक शीतलन सुविधा उपलब्ध कराना। घटक खा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA द्वारा सहायता प्राप्त करना। सहायता प्राप्त है। इसे शुरुआत में उत्तर प्रदेश व बिहार में पायलट आधार पर क्रियान्वित किया जाना है। गाँवों के दुग्ध उत्पाद को बाजार से जोड़ने के लिए आवश्यक डेयरी अवसंरचना के सृजन की सुविधा करना और गांव से राज्य स्तर तक हितधारक संस्थाओं के क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन NLM, लक्ष्य जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, कुक्कुट पालन और सूअर पालन क्षेत्र तथा चारा क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास के माध्यम से रोजगार सृजित करना। नस्ल सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना। मांस, अंडे, बकरी के दूध, ऊन और चारे के उत्पादन में वृद्धि। प्रमुख घटक पशुधन एवं कुक्कुट नस्ल का विकास, पशु आहार एवं चारा विकास, नवाचार एवं विस्तार। ग्लैंडर्स के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ ग्लैंडर्स। कार्य योजना के अनुसार संक्रमित पशुओं का शीघ्र ही हटा देना चाहिए। नितांत आवश्यक होने पर रोगी पशुओं को उचित स्थान पर ले जाकर उन्हें मारा जा सकता है। साथ ही बंद वाहन में डालकर दूर कहीं इनके शवों का निस्तारण किया जा सकता है। पशुओं को मारने और शवों को निपटाने के समय सभी चिड़ियाघर, स्वच्छता, जू सैनिटरी उपायों का पालन किया जाना चाहिए। ग्लैंडर्स या बैक्टीरिया बुरखोल्डेरिया मैलेई, बुरखोल्डेरिया मैलेई के कारण होने वाला एक संक्रामक तथा घातक रोग है। यह रोग
अश्व प्रजाति एक्विन्स अर्थात घोड़े, गधों और खच्चरों में पाया जाता है। यह रोग मनुष्यों में भी हो सकता है। इस रोग के लिए फिलहाल कोई टीका उपलब्ध नहीं है। दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, MOFPI। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, PMFME। इसमें तथ्य क्या है? प्रकार यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कार्यावधि इसकी अवधि 2020 से 2021 से 2024-25 तक 5 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छित लाभार्थी मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम FPO, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उत्पादक सहकारी समितियां, नोडल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अन्य उद्देश्य विद्यमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना। प्रमुख विशेषताएं। लक्ष्य मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों MFPE की 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। समर्थन और फोकस के क्षेत्र, प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य को 40,000 रुपये की आरंभिक पूंजी सहायता दी जाएगी। पूंजीगत निवेश के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी 10 लाख रुपए की सीमा के साथ 35% तक दी जाएगी। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए 35% तक क्रेडिट लिंक अनुदान सहायता। राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर 50% अनुदान के साथ मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सहायता। फोकस के लिए वेस्ट टू वेल्थ उत्पाद, लघु वन उत्पाद आकांक्षी जिले, एक जिला एक उत्पाद, ODOP। राज्य मौजूदा क्लस्टरों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक जिले से एक खाद्य उत्पाद, जल्दी खराब होने वाले उत्पाद सहित की पहचान करेंगे। ODOP संबंधी उत्पादों के लिए साझा अवसंरचना तथा ब्रांडिंग की और विपणन के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा। क्षमता निर्माण और अनुसंधान, सूक्ष्म इकाइयों के लिए इकाइयों का प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, उपयुक्त पैकेजिंग और मशीनरी का निर्माण करना। राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के साथ MOFPI के तहत NIFTEM और IIFPT द्वारा क्षमता निर्माण और अनुसंधान करना। PMFME योजना आरंभिक पूंजी मॉड्यूल। उद्देश्य भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यरत शहरी स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को सीड कैपिटल सहायता लेने को सुविधाजनक बनाना। सीड कैपिटल्स एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक आरंभिक पूंजी। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, DNULM MIS पोर्टल पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय MO, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ MOFPI द्वारा लॉन्च किया गया है। वित्तीय सहायता पोर्टल, PMFME योजना के तहत प्रति सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों द्वारा 40,000 रुपये की आरंभिक पूंजी सहायता। वित्तीय सहायता पोर्टल, PMFME योजना के तहत प्रति सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों द्वारा 40,000 रुपये की आरंभिक पूंजी सहायता प्राप्त करने के लिए सीड कैपिटल पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY। इसमें तथ्य प्रकार यह एक केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और लक्ष्य क्या है? खेतों से लेकर खुदरा बाजारों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना। छत्रक योजना, अम्ब्रेला स्कीम। चल रही योजनाओं और मंत्रालय की नई योजनाओं को भी इसके तहत शामिल किया गया है। संभावित लाभ, किसान की आय दोगुनी करना, रोजगार सृजित करना, कृषि उपज की बर्बादी को कम करना। अन्य उद्देश्य खेतों से खुदरा बिक्री केंद्र तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना, कृषि को बेहतर रिटर्न प्रदान करने और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा करने में मदद करना,
कृषि उपज की बर्बादी को कम करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाना। प्रमुख विशेषताएं। पृष्ठभूमि। केंद्र ने 2020 तक कार्यान्वयन के लिए 2017 में अम्ब्रेला योजना SAMPADA स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को मंजूरी दी थी। बाद में इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY कर दिया गया और इसके कुछ घटकों को बंद कर दिया गया। इन्फोग्राफिक देखें। PMKSY के घटक एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्यवर्धन अवसंरचना। कोल्ड चेन खेत से लेकर उपभोक्ता तक बाधा रहित कोल्ड चेन भंडारण अवसंरचना की सुविधा उपलब्ध करवाना। इस अवसंरचना श्रृंखला की स्थापना कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, किसान उत्पादक संगठनों, FPOs, गैर सरकारी संगठनों, NGOs आदि द्वारा की जाती है। योजनाओं के बीच आपसी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स OG योजना के तहत फलों और सब्जियों के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था की जा रही है। संपदा के ऐसे घटक जिन्हें PMKSY के तहत जारी नहीं रखा गया है तो मेगा फूड पार्क, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, प्रचारात्मक गतिविधियों से संबंधित कौशल विकास, मानव संसाधन और संसाधनों का हिस्सा, जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु या HACCP, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन बुनियादी ढांचे का हिस्सा। कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर APC के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण। APC का उद्देश्य मेगा फूड पार्क के समान है, यानी आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना, लेकिन अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर। योजना के तहत प्रत्येक APC में 2 बुनियादी घटक होते हैं। बुनियादी इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, जल आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, जल निकासी, ETP आदि। कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर, सामान्य सुविधाएं, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, IQF, टेट्रा पैक, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग आदि। APC की व्यवस्था हेतु कम से कम 50 वर्षों के लिए खरीद या पट्टे की कम से कम 10 एकड़ भूमि की व्यवस्था करना आवश्यक है। खाद्य प्रसंस्करण और प्रिजर्वेशन क्षमताओं का सृजन या विस्तार इकाई योजना। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण मूल्यवर्धन के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से प्रसंस्करण एवं प्रिजर्वेशन क्षमता का सृजन और मौजूदा प्रसंस्करण यूनिटों का आधुनिकीकरण या विस्तार करना है। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना या अपग्रेडेशन, आधुनिकीकरण में लगे केंद्रीय और राज्य PSUs, संयुक्त उद्यम, FPOs, NGOs, सहकारिता, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, व्यक्तिगत स्वामित्व फर्मों जैसे संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। फूड सेफ्टी तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना FTL। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में गुणवत्ता नियंत्रण या फूड सेफ्टी प्रयोगशालाओं के अपग्रेडेशन और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में सहायता करती है। यह सहायता HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC, SQF या किसी अन्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहल GFSI द्वारा अनुमोदित प्रमाणन योजना या मानकों के जरिए की जाती है। मानव संसाधन एवं संस्थान HRI, अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए 100 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस योजना के तहत पूर्ववर्ती कौशल विकास घटक को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसे PMFME सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का PM औपचारीकरण योजना के तहत लागू किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन्स OG। केंद्रीय बजट 2018-19 में ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर इसकी घोषणा की गई थी। प्रारंभ में यह योजना टमाटर, प्याज और आलू यानी TOP मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के 2 घटक हैं। दीर्घकालिक हस्तक्षेप, एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं। केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत इसका दायरा बढ़ाकर जल्द खराब होने वाली 22 फसलों तक कर दिया गया। अल्पकालिक हस्तक्षेप, 2020 के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इसका दायरा TOP फसलों
सहित सभी फलों और सब्जियों यानी टीओपी से टोटल तक विस्तारित किया गया था। योजना के बीच पुनरावंटन मध्यावधि सुधार के आधार पर एमओएफपीआई के प्रभारी मंत्री द्वारा योजना के मूल आउटले के अधिकतम 25% का पुनरावंटन किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए क्यूसीआई की पहलें। क्यूसीआई ने विश्व स्तर पर स्वीकृति कोडेक्स मानकों के आधार पर इंडिया जीएचपी और इंडिया एचएसीसीपी विकसित किया है। ये योजनाएं भारत के खाद्य श्रृंखला से संबंधित उद्योग को महंगे और समय लेने वाले विदेशी प्रमाण पत्रों के बिना वैश्विक मानकों के पालन को अपनाने में मदद करेंगी। कई देशों ने निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य कर दिया है। मांस, मछली, डेयरी आदि जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट HACCP, सभी खाद्य क्षेत्रों में गुड हाइजीन प्रैक्टिस GHP, फूड सेफ्टी तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना FTL। यह योजना खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में गुणवत्ता नियंत्रण या फूड सेफ्टी प्रयोगशालाओं के अपग्रेडेशन और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में सहायता करती है। यह सहायता HACCP ISO, अच्छा इसको तो पढ़ चुका हूँ, ISO 22000 FSSC 22000 BRC SQF या किसी अन्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा पाल GFSI द्वारा अनुमोदित प्रमाणन योजना या मानकों के जरिए की जाती है। इसको पूरा पढ़ चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। प्रतिबद्ध दायित्व हेतु बचत का उपयोग। किसी भी योजना के लिए किए गए बचत का उपयोग उस योजना के तहत नई परियोजनाओं की मंजूरी के लिए किया जाएगा। जागरूकता। PMKSY की योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि हितधारकों को PMKSY के तहत पूरा लाभ मिल सके। तीसरी योजना है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री PLISFPI। स्मरणीय तथ्य प्रकार। यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। लक्ष्य प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना और मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग का विस्तार करना। अवधि 2021-22 से 2026-27 तक। कार्यान्वयन एजेंसी परियोजना प्रबंधन एजेंसी PMA। उद्देश्य अन्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक पदचिह्न और रोजगार सृजन को बढ़ाने हेतु खाद्य विनिर्माण इकाइयों का समर्थन करना। प्रमुख विशेषताएं। आवेदक सीमित देयता भागीदारी LLP अथवा भारत में पंजीकृत कोई कंपनी, सहकारिताएं, लघु और मध्यम उद्यम SME और अन्य आवेदक इस योजना के तहत कवरेज के लिए आवेदन कर रहे हैं। मुख्य घटक 4 प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, अर्थात पकाने के लिए तैयार या खाने के लिए तैयार रेडी टू कुक और रेडी टू ईट RTC और RTE खाद्य पदार्थ जिनमें मोटे अनाज आधारित उत्पाद, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद, मोज़ेरेला चीज़ शामिल है। लघु एवं मध्यम उद्योगों के नवोन्मेषी ऑर्गेनिक उत्पाद जिनमें अंडे, पोल्ट्री मांस, अंडे उत्पाद भी ऊपरी घटक में शामिल हैं। मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग हेतु समर्थन। योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली निधि सीमित है। अधिकतम प्रोत्साहन राशि पूर्व अनुमोदित सीमा तक ही होगी। निगरानी
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा केंद्र में योजना की निगरानी की जाएगी। कार्यक्रम में तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन और मध्यावधि समीक्षा तंत्र का निर्माण किया जाएगा। अन्य योजनाओं के तहत लाभ। पीएलआई योजना के तहत कवरेज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जैसी अन्य योजनाओं के तहत पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। अन्य योजनाएं या विविध पहलें। निवेश बंधु, यह एक निवेशक सुविधा पोर्टल है। उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों की निवेशक अनुकूलन नीतियों, कृषि उत्पादक समूहों, बुनियादी ढांचे और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश के संभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करना। कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन और संरक्षण और अवसंरचना के लिए योजना। स्कीम ऑफ कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन एंड प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। उद्देश्य बागवानी और गैर बागवानी कृषि उत्पादों की फसल कटाई के बाद होने वाली हानियों को कम करना। यह योजना फार्म गेट से उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत कोल्ड चेन और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करती है। यह खेत स्तर पर कोल्ड चेन अवसंरचना के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ प्रोजेक्ट प्लानिंग में लचीलेपन की अनुमति प्रदान करती है। यह गैर बागवानी समुद्री उत्पाद, झींगे को छोड़कर डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा प्रदान करती है। भागीदारी स्वामित्व वाली फर्मों, कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एफपीओज, एनजीओज आदि द्वारा इससे संबंधित परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं। तो इस तरह से हमारा ये पहला पार्ट ख़त्म हो चुका है।